समारपुर गांव में एक बड़ा जमींदार हरीशचंद्र अपनी पत्नी भाग्यवती और बेटे राघव के साथ रहता था। राघव की दो पत्नियां थीं, लेकिन दोनों ही घर के बंद कमरों कैद खाने में रखी जाती थीं। वे दोनों घर के लोगों के साथ नहीं रहती थीं, बल्कि अलग कैद में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जमींदार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने दो शादियां तो कर ली, लेकिन फायदा क्या जब तुम्हारी दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहती ही नहीं है। राघव ने उदास होकर जवाब दिया, पिताजी, मैं क्या करूं? वो दोनों मां की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अगर कर लेती तो आज कैद में बंद नहीं होती। जमींदार ने समझाया, बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए तुम्हारी मां ने उनकी परीक्षा ली, पर दोनों उस परीक्षा में फेल हो गई। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और लड़की ढूंढता हूं। राघव ने सर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से निकलते हुए बोला, भाग्यवती, मैं बाहर जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, कुछ जरूरी काम है। भाग्यवती ने कहा, जी ठीक है। जमींदार चलते चलते काफी दूर निकल गया। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिल गया और वहीं उसे तेज प्यास लगने लगी। यह क्या मुसीबत है, जमींदार ने सोचा। इस जंगल में कहीं भी नदी या तालाब नजर नहीं आ रहा और प्यास भी बहुत लग रही है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वह घर एक कुम्हार का था। जमींदार अंदर गया तो देखा एक बहुत सुंदर लड़की मिट्टी के घड़े बना रही थी। उस लड़की का नाम था कविता। जमींदार ने पूछा, बेटी, कौन रहता है यहां? मैं रहती हूं, कविता ने विनम्रता से कहा। जमींदार बोला, मैं काम से जा रहा था और मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? कविता मुस्कुराई, जी बिल्कुल, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लाती हूं। कविता अंदर गई और एक गिलास पानी ले आई, लेकिन उस पानी के गिलास में उसने कुछ तिनके डाल दिए थे। जमींदार हैरान हो गया, पानी तो बिल्कुल साफ है, फिर इस लड़की ने तिनके क्यों डाल दिए? उसने सोचा, पहले पानी पी लेता हूं, फिर इस राज के बारे में पूछूंगा। जमींदार ने तिनके अलग अलग करते हुए धीरे धीरे घोंट घोंट पानी पिया। पानी पीने के बाद बोला, बेटी, पानी के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पानी बिल्कुल साफ था, फिर तुमने इसमें तिनके क्यों डाले? कविता ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं जानती थी आप धूप में बहुत देर से सफर कर रहे हैं और आपको बहुत तेज प्यास लगी होगी। अगर मैं बिना तिनके के पानी दे देती तो आप सारा पानी एक ही सांस में पी जाते और आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसीलिए मैंने तिनके डाले, ताकि आप धीरे धीरे पानी पिएं। जमींदार मन ही मन हैरान रह गया। वाह, कितनी समझदार लड़की है, ऐसी समझदारी वाली बहू तो मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। उसने कविता से पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? बस मैं और मेरी मां, कविता ने जवाब दिया। जमींदार ने कहा, तो एक काम करो, अपनी मां को बुला लाओ। कविता अपनी बूढ़ी मां शांता देवी को बुला लाई। शांता देवी ने पूछा, जी आप कौन हैं और यहां किस काम से आए हैं? जमींदार ने कहा, मैं समरपुर गांव का जमींदार हरीशचंद्र हूं, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। शांता देवी घबरा गई, यह आप क्या कह रहे हैं? मालिक, हम तो सिर्फ घड़े बनाने वाले गरीब लोग हैं, न हम दहेज दे सकते हैं और न ही हमारे पास धन दौलत है, फिर यह रिश्ता कैसे हो सकता है? जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, हमें न दहेज चाहिए और न धन, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब आप बताइए, क्या यह रिश्ता मंजूर है? शांता देवी अभी कुछ कह पाती, उससे पहले कविता बोली, मां, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, आप हां कह दीजिए। शांता देवी ने भारी मन से कहा, ठीक है मालिक, आप कल बारात ले आइएगा। जमींदार खुश होकर अपने घर लौट गया। अगली सुबह शांता देवी बहुत घबराई हुई थी। उसने कविता से कहा, बेटी, मैंने जमींदार को कल बारात लाने को कह दिया है, लेकिन होगा क्या? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, इतनी बड़ी बारात का खाना कैसे बनेगा? कविता ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, आप बस भरोसा रखिए।
सुबह होते ही कविता ने माँ से कहा, माँ, गांव के 2 आदमियों को बुला लाओ जो डोली उठा सके। साथ में एक दिया और माचिस भी रख लेना, और मुझे अच्छे से तैयार करके बारात आने से पहले ही भेज देना। शांता देवी ने बेटी की बात मान ली। जब बारात आधे रास्ते में पहुंची, तब कविता भी डोली में बैठकर वहीं पहुंच गई। कविता ने कहा, भैया, डोली यहीं रोक दीजिए। जमींदार हैरान होकर बोला, यह क्या बेटी, तुम यहां क्यों आ गई? कविता विनम्रता से बोली, आप इतने बड़े जमींदार हैं और हम गरीब लोग। हमने सोचा जब रिश्ता पक्का ही हो गया है तो आपको तकलीफ क्यों देना, हम खुद ही आ गए। वैसे घर में खाना भी तैयार हो गया है, अगर आप सब चलना चाहें तो चल सकते हैं, खाना खाकर लौट आएंगे। जमींदार थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं नहीं, सफर बहुत लंबा हो जाएगा। अब जब बहू मिल ही गई है तो वापस जाने का क्या मतलब, हम यहीं से लौट चलते हैं। और ऐसा कहकर जमींदार कविता को अपने घर ले आया। रास्ते में जमींदार सोचता रहा, मैं अपनी पसंद की बहू तो ले आया हूं, लेकिन डर है कि कहीं मेरी पत्नी भाग्यवती इसे भी अपनी परीक्षा में फेल न कर दे। 2 बहुओं पर जो शर्तें भारी पड़ गईं, कहीं यह भी उनका शिकार न बन जाए। घर पहुंचते ही भाग्यवती आगे बढ़ी और बोली, तो तुम अपनी पसंद की बहू ले आए हो? चलो पहले देख लूं कि यह मेरे घर में रहने के लायक है भी या नहीं। कविता ने पूछा, माँ जी, कौन सी परीक्षा? भाग्यवती ठंडी आवाज में बोली, आओ मैं दिखाती हूं। भाग्यवती कविता को एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले गई और कहा, बेटी, इस कमरे में अंधेरे की मां रहती है, तुम पहले उसे मारो, तभी मैं तुम्हें अपने घर की बहू मानूंगी। कविता कुछ देर शांत खड़ी रही, फिर उसने अपनी मां के दिए हुए दिए और माचिस निकाले और दिया जला दिया। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। भाग्यवती हैरान रह गई। अरे वाह, इसने तो मेरी पहेली ही सुलझा दी। वह जोर से बोली, राघव, जरा देखो, इस बहू ने मेरी परीक्षा आसानी से पास कर ली। राघव भी खुश हो गया। भाग्यवती बोली, पहले जो 2 बहुएं आई थीं, उनसे मैंने जब अंधेरे की मां को मारने को कहा था तो वो बेवकूफ डंडे उठाकर इधर उधर मारने लगी थी, लेकिन इस बहू ने बिना किसी नुकसान के सवाल हल कर दिया। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवती, अब तो तुम खुश हो ना? जी हां, भाग्यवती ने कहा, यह बहू सच में समझदार है। भाग्यवती ने कहा, चलो अब इसे खाना खिला दो, दूर से आई है। कविता ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप उन दोनों बहुओं को कैद से आजाद नहीं कर देंगी। भाग्यवती ने गुस्से से कहा, वो दोनों तो मूर्ख हैं, मेरी परीक्षा पास नहीं कर पाई, इसलिए कैद में रहेंगी। कविता ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, हर इंसान की समझ एक जैसी नहीं होती। उन्होंने जितनी अकल थी उतनी लगाई, उनसे गलती हो गई, लेकिन इसमें उनका दोष नहीं, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। भाग्यवती थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं उन्हें आजाद कर देती हूँ। दूसरी दोनों बहुएं बाहर आ गईं और तीनों बहुएं मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। समय बीतता गया। कविता ने अपना मर्दाना भेष बनाया और काम की तलाश में दूसरे राज्य निकल पड़ी। वह राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंची। कविता ने झुककर कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और 3 पत्नियां हैं, उनका भरण पोषण मेरी जिम्मेदारी है, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। राजा ने गौर से देखते हुए कहा, मुझे वैसे भी एक बहादुर और समझदार आदमी की जरूरत है। एक काम है जो कोई नहीं कर पाया। बताइए महाराज, कविता बोली। राजा ने कहा, जब भी यहां किसी दोषी को फांसी दी जाती है, रात होते होते उसकी लाश गायब हो जाती है। लोग पीठ पीछे कहते हैं कि मैं लाश का कुछ गलत करता हूं। तुम्हें रात भर लाश का पहरा देना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर लाश जाती कहां है। कविता ने तुरंत कहा, मुझे यह काम मंजूर है, बस मुझे एक तलवार और एक जाल दे दीजिए। राजा ने तुरंत उसे तलवार और जाल दे दिया। समय यूं ही बीतता रहा और तीनों बहुएं मिल जुलकर खुशी से रहने लगी। लेकिन एक दिन पूरे राज्य पर भयंकर अकाल आ पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, अनाज का एक एक दाना मुश्किल हो गया और हर तरफ
भूख का राज हो गया। एक दिन जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी तीनों बहुओं से कहा, बेटी, पूरे राज्य में लोग दाना दाना को तरस रहे हैं। हमारे घर में भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो गया है। तुम तीनों अपने अपने मायके चली जाओ। जब हालात सुधर जाएं, तब वापस आ जाना। दूसरी दोनों बहुएं चुप रहीं, लेकिन कविता आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, मेरे मायके में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी। अब वो भी दुनिया में नहीं रही होगी। मेरा अब कहीं जाना नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं खुद काम ढूंढकर आप सबकी जिम्मेदारी उठा लूंगी। बस मुझे मेरे मायके मत भेजिए। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन एक दोषी को फांसी दी गई। रात को कविता एक पेड़ पर बैठकर लाश का पहरा देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक भयानक डायन आई और लाश को खाने लगी। अच्छा, तो यही है राज, कविता ने मन ही मन कहा। जैसे ही डायन ने लाश खानी शुरू की, कविता ने उस पर जाल फेंक दिया और तलवार से वार करने लगी। डायन चीखी, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। कविता रुकी और बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? डायन ने कहा, मेरा घर मुश्किल रास्तों से भरा है, पर एक तरीका है। जंगल में एक चमकदार नीला पेड़ होगा। उसकी एक नीली लकड़ी तोड़कर उस पर पैर रखना और कहना, मुझे अम्मा खतीरा के घर ले चलो। वह तुम्हें उड़ाकर वहां पहुंचा देगी। रास्ते में 2 गुफाएं मिलेंगी। एक में बारिश होगी, दूसरी में धूप। तुम बारिश वाली गुफा में जाना, वही मेरा घर है। कविता ने डायन को छोड़ दिया। कविता सबसे पहले डायन की बेटी को लेकर समरपुर अपने घर पहुंची। उसने डायन के दिए हुए कपड़े के टुकड़े सबको बांट दिए। उस टुकड़े से घर के हर सदस्य के लिए बेहद सुंदर कपड़े बन गए, बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसे। कुछ दिन शांति से गुजर गए। अगले दिन राजा ने खुशी से कहा, आज लाश गायब नहीं हुई। तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज से तुम्हारा नाम टाका सिपाही होगा। कविता ने कहा, महाराज, कल मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे एक जरूरी काम है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, रात को आ जाना। कविता जंगल पहुंची। नीली लकड़ी पर पैर रखकर बोली, हे लकड़ी, मुझे अम्मा खातिरा के घर ले चलो। लकड़ी ने उसे उड़ा दिया। 2 गुफाओं के पास पहुंचकर कविता बारिश वाली गुफा में चली गई। वहां एक सुनसान जगह पर एक घर था। उस घर पर डायन और उसकी खूबसूरत बेटी बैठी थी। बेटी बोली, अम्मा, आज तो इंसान खुद चलकर हमारे पास आ गया। डायन ने डांटा, चुप रह, यही वह है जिसने मुझे पकड़ा था। कविता पास गई। दया बोली, बेटा, ये मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो और अपने साथ ले जाओ। कविता ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। दयान ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और दिया। इस कपड़े से तुम्हारे घर के सब लोगों के कपड़े बन जाएंगे। उसने एक जादुई डिबिया भी दी। इस डिबिया से जो चाहोगे मिल जाएगा, और एक उड़ान डंडा भी दिया। कविता दया की बेटी को साथ लेकर अपने घर आ गई। एक दिन राजा का मंत्री शंकरदास उस रास्ते से गुजरा जो कविता के घर के सामने से जाता था। उसे बहुत तेज प्यास लग गई। चलो इसी घर से पानी मांग लेता हूं, यह सोचकर उसने आवाज दी। कोई है? अंदर कोई है? कविता बाहर आई। जी कहिए, मंत्री बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? जी बिल्कुल, कविता ने कहा और पानी दे दिया। मंत्री घर के अंदर देखकर हैरान रह गया। घर छोटा सा है, लेकिन इन सब के कपड़े बिल्कुल राजघराने जैसे। मंत्री ने कविता को पहचान लिया। अरे तुम तो वही हो जो राजा के महल में रात को पहरा देता है। कविता ने सिर झुका दिया। जी हां, यह मेरा ही घर है। मंत्री पानी पीकर सीधा राजा विक्रम सिंह के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, जो आपका नौकर लाश का पहरा देता है, उसके घर में इतनी खूबसूरत औरतें हैं और सबके कपड़े इतने कीमती हैं जो महल में भी किसी के पास नहीं। राजा हैरान हो गया। क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल सच महाराज, मंत्री बोला, पर अगर आप चाहें तो मैं उन सबको आपके लिए हासिल करवा सकता हूं। राजा की आंखों में लालच चमक उठा।
बताओ कैसे? मंत्री ने नया प्लान बनाया। महाराज, कल आप उससे कहिएगा कि वो पता लगा कर आए कि आपके माता पिता स्वर्ग में हैं या नर्क में। अगली सुबह राजा ने हुक्म दिया, जाकर पता लगाओ मेरे माँ बाप स्वर्ग में हैं या नर्क में। अगर काम हो गया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। कविता फिर उदास होकर घर आ गई। डायन की बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है? राजा से कहो एक चिता तैयार करवाए। तुम उस पर लेट जाना और डिबिया से कहना तुम्हें चिड़िया बना दे। चिता जलते ही तुम उड़ जाना। अगली सुबह कविता राजा के पास गई। महाराज, इस काम के लिए मुझे 8 दिन का समय चाहिए और एक चिता तैयार करवानी होगी। राजा खुश हो गया और तुरंत चिता बनवा दी। जैसे ही आग लगी, कविता चिड़िया बनकर उड़ गई। राजा हंसकर बोला, अब कौन मरने के बाद वापस आएगा? मंत्री ने कहा, महाराज, आप उससे कहिएगा कि वह एक ही रात में राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक एक गहरी और लंबी नदी बनाए। अगली सुबह राजा ने कविता को बुलाया। तुम्हें आज मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने एक रात में नदी नहीं बनाई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। कविता परेशान होकर घर लौट आई और सारी बात डायन की बेटी को बता दी। डायन की बेटी हंसकर बोली, बस इतनी सी बात? आप इतनी चिंता कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो? कविता बोली, यह काम नामुमकिन है। डायन की बेटी बोली, अम्मा की दी हुई जादुई डिबिया भूल गए क्या? उससे 2 जिन्न मांग लीजिए, वो एक ही रात में नदी बना देंगे। कविता ने वैसा ही किया और सच में एक रात में विशाल नदी तैयार हो गई। सुबह लोग चीखने लगे, महाराज, नदी बहुत गहरी हो गई है, बच्चे और जानवर गिर रहे हैं। राजा घबरा गया और गुस्से में बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने अगले ही दिन नदी को फिर से भरवा दिया। मंत्री गुस्से से बोला, महाराज, कुछ और करना पड़ेगा, वरना वो औरतें आपको कैसे मिलेंगी? चिता जलने के बाद राजा ने सोचा, अब यह जिंदा वापस नहीं आएगा। उसने मंत्री से कहा, अब उसकी सारी औरतों को महल ले आओ। मंत्री तुरंत बोला, नहीं महाराज, अभी नहीं। अगर ऐसा किया तो राज्य के लोग कहेंगे राजा अपनी बात का पक्का नहीं है। 8 दिन पूरे होने दो, फिर सबको महल ले आइएगा। राजा ने बात मान ली। अगले दिन कविता फिर राजा के दरबार में पहुंची। राजा उसे देखकर हैरान रह गया। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है। कविता ने शांत आवाज में कहा, महाराज, मैं आपके माता पिता से मिलकर आई हूं। वे दोनों स्वर्ग में बहुत खुश हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। राजा ने बेचैन होकर पूछा, फिर कमी किस चीज की है? कविता ने कहा, उनके पास एक ही चीज की कमी है, एक मंत्री की। वो चाहते हैं कि आप अपना मंत्री कुछ समय के लिए उनके पास भेज दें। कुछ दिन बाद वो उसे वापस भेज देंगे। राजा ने बिना सोचे समझे कहा, बस इतनी सी बात? अगर मेरे माता पिता खुश होंगे तो मैं पूरा राज्य भी उन पर न्यौछावर कर दूं। दूसरी तरफ कविता चिड़िया बनकर सीधा अपने घर पहुंची। वह उदास होकर बोली, मैंने महाराज से 8 दिन का समय मांग लिया है। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। यह सब मंत्री शंकरदास की वजह से हो रहा है। दयान की बेटी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, सिपाहियों, मंत्री शंकरदास के लिए चिता तैयार करो। मंत्री चीखने लगा, नहीं महाराज, मुझे मत भेजो, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन राजा ने एक न सुनी। तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा के लिए चुना गया है, राजा ने कहा। मंत्री को बर्दस्ती चिता पर बिठा दिया गया और आग लगा दी गई। कुछ ही देर में मंत्री राख बन चुका था। राजा ने चैन की सांस ली। अब तो सब ठीक है ना? कविता ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मैं आपको एक सच बताना चाहती हूं। राजा हैरान हुआ, कैसा सच? कविता बोली, मैं कोई आदमी नहीं हूं, मैं एक औरत हूं और समरपुर के जमींदार हरिश्चंद्र के घर की बहू हूं। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अंधेरा कमरा, 2 बंद बाहें, अकाल, मर्दाना भेष और डायन से मुलाकात। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैंने आज तक ऐसी समझदार औरत नहीं देखी। राजा ने कविता को इज्जत के साथ विदा किया और ढेर सारा धन भी दिया। कविता अपने घर वापस आई। उसके साथ डायन की बेटी भी थी।
जो अब उसकी बहन जैसे रहने लगी। तीनों बहुएं, सास, ससुर और पूरा परिवार फिर से सुख शांति से रहने लगा। समरपुर गांव में आज भी लोग कविता की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी बहू की कहानी जो समझ, दया और बुद्धि से हर मुश्किल पर जीत गई। कहानी से सीख